साथियों नमस्कार। बीएड एग्ज़ाम 2022 के संदर्भ में हम बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो 2018 का पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा एक निवेश है। शिक्षा एक निवेश है, स्पष्ट कीजिए। तो एजुकेशन एज ए इन्वेस्टमेंट, तो इस विषय पर हमारे दिमाग में ये बातें आ सकती हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से सामाजिक तौर पर मजबूत होते हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं और समझ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर भी हम चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझने के योग्य बन जाते हैं। और इस प्रकार से शिक्षा एक निवेश की तरीके से है जो हमें हर दृष्टि से मजबूत बनाती है। तो हमारा ये प्रश्न का उत्तर हमने इस प्रकार 25 शब्दों में दे देना है। दूसरा प्रश्न है, विद्या एवं अविद्या में क्या अंतर है। तो विद्या को दो प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो जो मूल लक्ष्य है विद्या का, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्ति दिलाती है, क्रोध से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति। और अविद्या वो है जो हमारे अंदर किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता है उन सबको तो न तो विशेष तौर पे जो बुराइयां हैं, अज्ञानता है, क्रोध है, अहंकार है, ये सारी चीज़ों को अविद्या में ही, अविद्या अज्ञानता के कारण ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से हमें विद्या और अविद्या में अंतर करके स्पष्ट कर देना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषदीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उपनिषद शिक्षा, तो इसमें गुरु शिष्य की परंपरा थी। इस शिक्षा में गुरु के समीप छात्र शिष्य बैठता था और उसे ज्ञानार्जन की बातें दी जाती थी और संस्कृति पर अधिक बल दिया जाता था और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक संरचना कैसे दुरुस्त हो, ये सारी बातें उपनिषदीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं थी। तो हमें इस बात को भी स्पष्ट कर देना है। चौथा प्रश्न है, सामाजिक प्रथाओं से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक प्रथा, हमारा बोलचाल क्या है, हमारा भाषा कैसी है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सारी चीज़ें सामाजिक प्रथाओं से। और फिर हमारा एक दूसरे से जो है संपर्क कैसा है, संबंध कैसा है, तो इन सारी बातों को जो है सामाजिक प्रथा के रूप में देखा जाता है। अब समाज में पिछले समय में जो बुराइयां हुई, जैसे बाल विवाह एक बुराई, महिला का जो है जो विधवा विवाह ना हो पाए, जो ऐसी बातें थी समाज में, वो भी एक बुराई के रूप में सामने आई। दहेज प्रथा, ये भी एक बुराई के रूप में। सती प्रथा, ये भी एक बुराई के रूप में। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं हैं जो अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो बुरी हैं। तो सामाजिक प्रथा का सीधा तात्पर्य जो है हमारे जो समाज में चल रही गतिविधियां हैं, खान पान है, रहन सहन है, बोलचाल की भाषा है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध है, ये सभी सामाजिक प्रथाएं हैं। हमने इस प्रकार से 25 शब्दों में लिख देना है। शिक्षा दर्शन क्या है। एजुकेशन एज ए फिलॉसफी, जब हम इस विषय पर चिंतन करते हैं तो शिक्षा एक दर्शन है, क्योंकि जो फिलॉसफी का जो पार्ट है वो भी एक शिक्षा का ही पार्ट है। फिलॉसफी एजुकेशन का ही पार्ट है और बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो शिक्षा के माध्यम से ही दार्शनिक बन पाए हैं। और दर्शन में जो बातें हैं वो ज़्यादातर नैतिकता, मूल्य और मूल्य की विशेषताओं पर आधारित होती है। इस प्रकार से हमें एजुकेशन एज ए फिलॉसफी इस विषय को समझा देना है।
अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद क्या एक सार्थक शिक्षक व्यवस्था है? निश्चित तौर पे। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, हम प्रकृति के साथ कैसे जुड़ें, आज के समय में जो विकास की अवधारणा है, सतत विकास की अवधारणा है, इसमें हमें प्रकृति के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। और प्रकृतिवाद अगर यदि ना हो तो मनुष्य एक ऐसी अंधी दौड़ में चला जाए कि जहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता रहे और एक ऐसी स्थिति आ जाए कि कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, और इतनी विकराल परिस्थितियां हो जाए कि मानव जाति के अस्तित्व का ही खतरा मंडराने लगे। और इसलिए प्रकृतिवाद एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है जिसे जरूर अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हमें इसे स्पष्ट कर देना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा के समाज शास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है? तो एजुकेशन एज ए सोशियोलॉजी, जब हम इस विषय पर चिंतन करते हैं तो शिक्षा की जो सामाजिक व्यवस्था है, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, शैशवावस्था में हो, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में हो, फिर युवावस्था में हो, जितनी भी पढ़ाई की बातें बताई जाती हैं उन सब का समाज शास्त्रीकरण किया जाता है कि सामाजिक संरचना में हम जो शिक्षा छात्रों को दे रहे हैं या टीचर छात्रों को पढ़ा रहा है, उस सामाजिक संरचना में इस खांचे में चीज़ें ठीक फिट बैठ पा रही हैं कि नहीं बैठ पा रही। तो इन बातों को ध्यान रखना, तो शिक्षा के समाजशास्त्र से बिल्कुल सीधा सा अभिप्राय है कि सामाजिक संरचना कैसे मजबूत हो, व्यक्ति का व्यक्ति से पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, लोगों के प्रति आत्मीयता की भावना बढ़े, सबका विकास हो। इस प्रकार की जो अवधारणा है वो शिक्षा के समाजशास्त्र से आने से ही बहुत हद तक प्रभावित हुई है और आगे भी इसका प्रचलन व्यापक स्तर पर किया जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। तो संस्कृति, कल्चरल, प्राचीन समय से विरासतों की दुनिया में जब हम नज़र डालने का प्रयास करते हैं तो हमें संस्कृति की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो, वहाँ से हमें ये प्रमाण मिले हैं कि हमारी संस्कृति किस प्रकार थी। आर्य इन्वेजन थ्योरी हो, आर्यों का किस प्रकार भारत में आए आर्य, उनका कैसे जो है सिस्टम हुआ, ये सारी बातें हमें संस्कृति की जो है बातें बताती हैं। और संस्कृति को जो सीधे तरीके से डिफाइन करने की वो परिभाषा है कि हमारी भाषा, हमारी बोलचाल की भाषा, क्योंकि कोस कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे वाणी, ये हमारे भारत की विशेषता है। और संस्कृति भी हमारे जो है बोलचाल, हमारे रहन सहन, हमारे पहनावा, हम जो भी गतिविधि करते हैं उन सभी क्रियाकलापों, वो सभी जो है संस्कृति के रूप में आ जाती है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को देखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम होती है, क्योंकि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, किस प्रकार से बालक को हमें चीज़ें पढ़ानी है, वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम भी टीचर डिसाइड करता है कि पाठ्यक्रम ऐसे हो जो सामाजिक दुरुस्तीकरण में भी सहायक सिद्ध हो। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय से जो है बातें बिल्कुल जुड़ी रहें, हमें फला वर्ष में हमें इतना पढ़ना है, अगले वर्ष में हमें इतना पढ़ना है। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हो जो बालकों को रुचि, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को देख सकते हैं। अब प्रश्न है, पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पाठ्यक्रम का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आज हम कोई एक टॉपिक लेते हैं, प्रयोजनवाद।
प्रयोजनवाद में उपयोगितावाद की बातें हैं। अब जब प्रयोजनवाद के विषय में हम सब टॉपिक्स की बात करते हैं तो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि प्रयोजनवाद से जो है एक रियलिज्म की अवधारणा या उपयोगितावाद की अवधारणा, यथार्थवाद की अवधारणाओं में रियलिज्म की बात की, सामान्य तौर पे चीज़ें किस प्रकार से होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम का जो मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि बालकों की रुचि, योग्यता, उनके गुणों के हिसाब से उन्हें चीज़ें आसानी से समझ आ जाए और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल दुरुस्त हो, वो आगे बढ़ें। यही पाठ्यक्रम के उद्देश्य में मूलभूत बातें यही होनी चाहिए। हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला कर ली है। अब हम खंड बा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम खंड बा लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। इतना ही, फिर लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।